वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कौम के नाम करेंगे वक्फ। 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में मरीजों को कम पैसों में सुपर स्पेशलिटी खिदमात होंगी दस्तयाब। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। दोनों के दरमियान यूक्रेन और अफ़गानिस्तान समेत तमाम उमूर पर वसी बातचीत। मुल्कगीर कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में अब तक लगाए गए 186 करोड़ 29 लाख से ज़्यादा टीके। दिल्ली में कल कोविड के 325 नए मामले दर्ज। बढ़ते मामलों के तनाजुर में DDMA ने 20 अप्रैल को तलब की मीटिंग। खेलों में FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय मर्द हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी जारी। जर्मनी को 3-0 से शिकस्त देकर टॉप पोजीशन रखा बरकरार। दोनों टीमों के दरमियान आज है दूसरा मुकाबला। कप्तान हार्दिक पांड्या की तूफानी इनिंग्स की मदद से गुजरात टाइटंस ने IPL में राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से दी शिकस्त। इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में गुजरात पहुंचा सरे फहरिस्त। और गुड फ्राइडे, आज गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात का इनेकाद। आज के दिन ईसा मसीह को किया जाता है याद। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस अस्पताल की तामीर श्री लच्छी रेवा पटेल समाज ने किया है और ये पूरे कच्छ में पहला खैराती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जो 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। यह अस्पताल मरीजों को सुपर स्पेशलिटी खिदमात फराहम करता है, जिसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूरल सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट शामिल है। इसके अलावा दिगर ज़ैली खिदमात जैसे साइंटिफिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी जैसी खिदमात भी यहाँ फराहम की जाती हैं। यह अस्पताल सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खिदमात को इलाके के लोगों के लिए सस्ती कीमत पर आसानी से काबिल रसाई बनाएगा। और आइए इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास से। सुधाकर, वज़ीर आज़म आज एक अस्पताल का जो भुज में जो अस्पताल है उसका आज वज़ीर आज़म उसको कौम के नाम वक्फ करेंगे। क्या खुसूसियात हैं इस अस्पताल की और ये कितना मुफीद होगा उस इलाके के, ख़ास करके अगर हम बात करें गरीबों के लिए? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि एक सामाजिक संगठन की तरफ से ये अस्पताल बनाया गया है और खास तौर से जो वंचित तबके हैं, गरीब हैं, उनको किफायती दर पर इलाज की सुविधाएं मिल सके और खासतौर से जो क्रिटिकल केयर होते हैं, चाहे न्यूरो साइंस की बात हो, नेफ्रोलॉजी की बात हो या जो अन्य गंभीर बीमारियां हैं, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर संबंधित बीमारियां हो, तो उसका इलाज इस अस्पताल में मिल सकेगा। इलाज के साथ साथ ही जो स्वास्थ्य की जांच है, टेस्टिंग है, वो तमाम सुविधाएं यहाँ अस्पताल में मिल सकेंगे। एक तरह से ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। निश्चित तौर पर इलाके के लोगों के लिए, वंचित तबके के लिए एक बड़ी सौगात PM मोदी की तरफ से सौंपी जाएगी। तो जाहिर तौर पर मसरूर देखें तो बीते 6-7 वर्ष देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो ढांचा बना है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के बाद से साल 2014 तक की बात की जाए, उसके मुकाबले भी अगर बात की जाए तो दोगुने तुगने संख्या में, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात हो या फिर अफोर्डेबल हेल्थ केयर देश के हर कोने में, दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने की बात हो। आयुष्मान भारत योजना को आप देख लीजिए, चाहे भारतीय जन औषधि केंद्रों की बात की जाए, तो एक तरह से होलिस्टिक हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया। आयुष के जरिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी ध्यान है। तो जो मेडिकल की सभी विधाओं का उपयोग करते हुए कोशिश ये है कि गरीब के जेब पर बोझ ना पड़े, उसको
मुफ्त या फिर सस्ता इलाज मिल सके, उसको इलाज अपने घर के पास ही मिल सके और गंभीर इलाज बीमारियों का भी इलाज मिल सके। तो उसमें अगर इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, इस तरह से सामाजिक संस्थाएं सरकार को सपोर्ट करती हैं, तो एक तरह से सोसाइटी में एक तरह से एक बड़ा बदलाव आता है। जाहिर तौर पर ये देश के दूसरे क्षेत्रों को भी, दूसरे इलाकों को भी, दूसरे सामाजिक संगठनों को भी प्रेरणा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये अस्पताल सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खिदमत का जो हॉस्पिटल है, ये पूरे इलाके के लोगों को बहुत ही सस्ती कीमत पर तमाम क्रिटिकल और तमाम अहम बीमारियों का इलाज जो है उन तक काबिल रसाई बनाएगा, उनके लिए आसान करेगा, जिससे वो अपना इलाज आसानी से कम कीमत पर करा सकेंगे। फिलहाल हम नाज़रीन बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से वसी गुफ्तगू की है और यूक्रेन तनाज़ा के दुनिया पर असरात के साथ ही उन अफ़गानिस्तान और म्यांमार में सूरत हाल पर अपने ख़यालात मुश्तरक किए। जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ वसी बातचीत हुई। यूक्रेन बहरान के आलमी असरात और ख़ास तौर से खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़यालात मुश्तरक किए गए। तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए इसके असरात संगीन हैं। अफ़गानिस्तान और म्यांमार के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर बात की। हम असर चैलेंजों से मुअस्सिर तरीके से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने में उनकी दिलचस्पी की सताइश करता हूँ। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। नायब सदर आज लखनऊ से ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे। वो अयोध्या में तकरीबन 3 घंटे क़याम करेंगे। सबसे पहले वो हनुमान गढ़ी पहुंचेंगे, जहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि जाएंगे, जहां वो राम लल्ला की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद नायब सदर जमहूरिया काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी जाएंगे। कर्नाटक के देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर के एस येशुरप्पा आज अपना इस्तीफ़ा सौंपेंगे। इसका ऐलान उन्होंने खुद ही किया है। कर्नाटक सरकार में वजीर के एस येशुरप्पा ये फैसला ठेकेदार संतोष पाटिल की मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी मामले में उनका नाम सामने आने के बाद किया है। ख्याल रहे कि बेलगावी ज़िले के संतोष पाटिल ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी से कबल एक पैगाम भेजकर इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी मौत के लिए येशुरप्पा ज़िम्मेदार हैं। तमाम दबाव और हंगामे के बाद पुलिस ने वजीर के एस येशुरप्पा के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मुल्क भर में कोविड टीकाकारी के तहत 186 करोड़ 29 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 2 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा टीके दिए जा चुके हैं। सेहत कारकुनों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की मखसूस कैटेगरीज में अब तक 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा हिफाजती टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप में अब तक 5 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा पहला टीका और 4 करोड़ दूसरा टीका लगाया जा चुका है। और बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेज़ी आ रही है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 325 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 224 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोविड के एक्टिव मामलों की तादाद 915 है। दिल्ली में कोविड-19 इन्फेक्शन की शरह एक हफ्ते में 0.5% से बढ़कर 2.70% हो गई। बढ़ते मामलों के तनाजुर में DDMA ने 20 अप्रैल को मीटिंग तलब की है। कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए दिल्ली हुकूमत स्कूलों के लिए कोविड रहनुमा हिदायत भी जारी करेगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम के तहत मुख्तलिफ कंपनियों की 61 दरखास्तें मंजूर की गई हैं। इससे 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी और 2,40,134 लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। टेक्सटाइल के मरकज़ी सेक्रेटरी ने बताया है कि PLI स्कीम के तहत इस शोबे के लिए 67 तजावीज़ मौसूल हुई थी। इसके साथ तखमीना 1,84,917 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। पिछले साल मरकज़ी काबीना ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबी स्कीम को मंजूरी दी थी। इसके तहत 5 साल में 10,683 करोड़ रुपए की मुराती रकम दी जाएगी। इस स्कीम से मुल्क में इंसानों के हाथों तैयार किए गए कपड़ों, मलबूसात
और तकनीकी टेक्सटाइल की पैदावार को भी फ़रोग़ मिलेगा। मरकज़ी हुकूमत ने सारिफीन कपड़ा सनत को बड़ी राहत दी है। सरकार ने काटन पर 30 सितंबर 2022 तक के लिए कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा लिया है। अभी तक कॉटन के दरामद पर मुअस्सर ड्यूटी 11% है। इसमें एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस और सरचार्ज भी शामिल है। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से अब आने वाले कपड़ों की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे सारिफीन को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से पूरी टेक्सटाइल, चीन, यारान, फैब्रिक, गारमेंट्स और मेडापस को फ़ायदा होगा। साथ ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी फ़रोग़ मिलेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हुकूमत के इस फैसले से टेक्सटाइल के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी फ़रोग़ मिलेगा। और ख़बर अरुणाचल प्रदेश से है। वहाँ आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 थी। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ज़लज़ले का मरकज़ अरुणाचल प्रदेश का पेंगेन था। और आइंदा अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की आला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी हुक्काम की एक आला सतही मीटिंग होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में होने वाली मीटिंग में CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड और IB के सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। कौमी दारुल हुकूमत में आज तेज़ हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात ने बताया है कि मगरबी राजस्थान में 17 और 18 अप्रैल को गर्म हवाओं का सितम जारी रहेगा। वहीं दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। केरला में गरज और चमक के साथ हो रही बारिश पीर तक जारी रह सकती है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहने और शाम को अबरालूद रहने का इम्कान है। चेन्नई और कोलकाता में जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और गरज और चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। साथ में भारत इंडोनेशिया वजारत ख़ारजा मुशावरत ने हिंद बहरुल काहिल में मज़ीद समंदरी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वजारत ख़ारजा के मशरक़ी ममालिक से मुतअल्लिक़ सेक्रेटरी सौरभ और इंडोनेशियाई वजारत ख़ारजा के एशिया बहरुल काहिल और अफ्रीकी मामलों के डायरेक्टर जनरल अब्दुल कादिर जीलानी ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। दोनों फरीक़ों ने मजमूई तौर पर दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया, जिसमें सियासी दौरों, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, तिजारती और इक़्तिसादी मामलात और कौंसलर उमूर शामिल हैं। दोनों वफूद ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में ज़्यादा से ज़्यादा बहरी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया और भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने की आज़म पर भी जोर दिया है। और बुलेटिन में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। मुल्क में आज गुड फ्राइडे के मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। लोग इस दिन गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं करते हैं। इस दिन ईसा मसीह को याद किया जाता है, उनकी तालीमात पढ़ी जाती है। इसे एस्टर संडे से पहले सिर्फ जुमा को मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। और अब बैनुल अक़वामी ख़बरों पर आइए नज़र डालते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि नेटो की तौसीक़ से यूरोप में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नेड प्राइस ने कहा, दिफाई इत्तेहाद की तौसीक़ बर-ए-आज़म यूरोप में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का एक अमल है। उन्होंने कहा कि नेटो एक दिफाई इत्तेहाद है और ये ऐसे मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है जो हमलावर न हो। रूस ने जुमेरात को कहा कि अगर फ़िनलैंड और स्वीडन नेटो इत्तेहाद में शामिल होते हैं तो वो अपने हिफाजती इंतज़ामात को बढ़ाने पर गौर करेगा। We would not be concerned that the expansion of a defensive alliance would do anything other than promote stability on the European continent. Now, of course, any aspirant country would have to meet the criteria that's spelled out in NATO's charter, would have to receive consent from the alliance itself. But again, NATO is a defensive alliance that is there to defend and to fortify. And NATO would not be a threat to anyone who is not attacking NATO.
और इसी दरमियान पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी का कहना है कि रूस के ब्लैक सी बेड़े में मौजूद रूसी जंगी जहाज़ मॉस्को पर और यूक्रेन के मिसाइल हमले की न तो तस्दीक करते हैं और न ही तरदीद करते हैं। उनका कहना था कि अमेरिका का ख्याल है कि समुद्री इलाके में एक ज़बरदस्त धमाके से जंगी जहाज़ तबाह हुआ है। और रूस ने कहा है कि वजारत दिफा की तजावीज़ के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रूस की सलामती को मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर गौर करेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि वजारत को तजावीज़ जमा करने के लिए अभी वक्त दरकार है। ख्याल है कि पेस्कोव का ये बयान पुतिन के करीबी साथी दिमित्री मेदवेदेव की जानिब से नेटो को इत्तबाह देने के बाद सामने आया है। अगर फिनलैंड और स्वीडन अमेरिका की क़यादत में इत्तेहाद में शामिल होते हैं तो रूस खित्ते में अपनी सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर कर देगा। रूस ने नेटो को खबरदार किया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड इसमें शामिल होते हैं तो रूस वस्ती यूरोप के बहरे बाल्टिक में मौजूद रूसी सरजमीन पर जौहरी हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करेगा। और खेल की खबरों में फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल यूक्रेन और स्कॉटलैंड के दरमियान 1 जून को खेला जाएगा। यूईएफए ने जुमेरात को इसका ऐलान किया है। सेमीफाइनल पहले 24 मार्च को खेला जाना था, लेकिन यूक्रेन ने फीफा से रूस के हमले के बाद उसे मुलतवी करने पर जोर दिया। रूस को प्लेऑफ में शिरकत करना थी। इसके बाद यूईफा और फीफा ने रूस को बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल से मुअत्तल कर दिया। इस प्लेऑफ सेमीफाइनल की फातेह टीम 4 दिन बाद वेल्स के खिलाफ वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त देने वाला वेल्स 5 जून को कार्डिफ सिटी स्टेडियम में प्लेऑफ फाइनल की मेज़बानी करेगा। इस प्लेऑफ की फातेह टीम को इंग्लैंड, ईरान और अमेरिका के साथ वर्ल्ड कप में रखा गया है। फीफा वर्ल्ड कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर के दरमियान कतर में खेला जाएगा। FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने जुमेरात को जर्मनी को शिकस्त देकर अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखा है। भारत ने नायब कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से पहले मैच में जर्मनी के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की। हरमनप्रीत ने 18वें और 27वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से गोल किया। मैच में भारत की शुरुआत अच्छी रही, ताहम पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और हरमनप्रीत ने 18वें मिनट में पहला गोल किया। हरमनप्रीत ने हाफ टाइम से 3 मिनट कबल भारत की बढ़तरी दोगुनी कर दी। दूसरे हाफ में भी भारत ने हमले जारी रखे और अभिषेक ने गोल करके स्कोर को 3-0 कर दिया। जर्मनी ने मैच में 8 पेनाल्टी कॉर्नर गंवाए। इस जीत के बाद भारत ने 11 मैचों में 24 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि जर्मनी 9 मैचों में 17 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों टीमें आज अपना दूसरा मैच खेलेंगी। और बात इंडियन प्रीमियर लीग की करें तो गुजरात टाइटंस ने जुमेरात को राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से शिकस्त दे दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने कप्तान हार्दिक पांड्या की तूफानी इनिंग्स की बदौलत राजस्थान को जीत के लिए 193 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में राजस्थान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 155 रन ही बना सकी। राजस्थान की जानिब से सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर ने सबसे ज़्यादा 54 रन बनाए, जबकि शिमरन हेटमायर ने 17 गेंदों पर 29 रन बनाए। गुजरात की जानिब से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल ने IPL में डेब्यू के मौके पर 3 विकेटें हासिल की। लॉकी फर्गूसन भी 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे। इससे कबल गुजरात ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अभिनव मनोहर ने 28 गेंदों पर 43 रन बनाए और डेविड मिलर ने 14 गेंदों पर नॉट आउट 31 रन बनाए। गुजरात अब 5 मैचों में 4 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त है। और आज IPL में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। टूर्नामेंट में सुस्त आगाज़ के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ बैक टू बैक फतूहात हासिल की हैं। केन विलियमसन की क़यादत में हैदराबाद की नज़रें जीत की हैट्रिक मुकम्मल करने पर होंगी। ताहम टीम के अहम खिलाड़ी वाशिंगटन चोट की वजह से मैच में नहीं खेल सकेंगे। वहीं KKR इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स से शिकस्त के बाद खेलेगी। टीम बहुत मजबूत है और वो पिछले मैच की शिकस्त से वापस आना चाहेगी। कोलकाता अपने अहम खिलाड़ियों की खराब फॉर्म से परेशान है।
बेंगलुरु आईटी सिटी बनने से पहले गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शहरियों के लिए अपने घर आंगन में हरियाली बनाकर रखना एक आदत और लाजमी मशगला रहा है। बढ़ती शहरकारी की वजह से यहाँ भी हरियाली तेज़ी से ख़त्म हो रही है, लेकिन यहाँ एक रिटायर्ड इंजीनियर नटराज उपाध्याय ने अपनी छत पर 300 अक़साम के दरख्तों के साथ एक फलता फूलता शहरी जंगल बना दिया है। ये 50 अक़साम की तितलियों और तकरीबन 1 दर्जन परिंदों का मस्कन भी है। बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके में ये हरियाली दूर से नजर आती है और एक ऊंची इमारत से अगर देखें तो मालूम होता है कि ये तो एक घर की छत पर घना जंगल बसाया गया है। जी हाँ, यही है आश्रमा गार्डन, नटराज उपाध्याय का घर। नटराज उपाध्याय पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल रहे हैं, लेकिन एक किसान के बेटे होने के नाते जमीन और हरियाली से उन्हें हमेशा लगाव रहा। बेंगलुरु जैसे शहर में रहकर उन्होंने गार्डन लगाना शुरू किया, लेकिन बाद में उनका ये शौक वाकई छत की ऊंचाइयां छूने लगा और नतीजा ये है कि आज उनकी छत पर 2500 से 3000 पौधे हैं। यही नहीं, 50 किस्म की तितलियों और 1 दर्जन परिंदों का भी ये मस्कन है। दरअसल नटराज उपाध्याय को ये मिनी जंगल बनाने में पूरे 5 बरस लगे। बढ़ते शहरकारी और माहौलियाती तब्दीली की वजह से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के सबब बढ़ता दर्जे हरारत बेंगलोर के लोगों के लिए हैरानी का सबब बन गया। लेकिन नटराज ने ये मिनी जंगल बनाकर एक मिसाल कायम कर दी और ये बता दिया कि शहरकारी के दरमियान हरियाली को भी जदीद अंदाज में साथ लेकर चला जा सकता है। घर पुराना है जिसका निर्माण 1987 में किया गया था। छत पर वजन को कम करने के लिए उन्होंने ड्रमों को खंभों की परिधि के साथ रखा। हमने छत की लीकेज और अन्य वाटरप्रूफिंग का भी खासा ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि अगर लोग वृक्षारोपण करें और मन में ठान लें तो निजी और सार्वजनिक शहरी मिनी फॉरेस्ट तेजी से खत्म हो रही हरियाली को दोबारा आबाद कर सकता है। नटराज का ये मिनी जंगल बहुत ही कम कीमत और रिसाइकिल किए गए सामान से बनाया गया है। नटराज ने चावल की थैलियों और फेंके गए कंटेनरों में पौधे लगाने शुरू किए। उनकी छत 1500 स्क्वायर फीट का अहाता करती है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ कुछ सब्जियों और तिब्बी पौधे लगाकर शुरुआत की। फिर साल 2012 में उन्होंने 55 लीटर ड्रम में पेड़ लगाना शुरू कर दिया। ये उनकी खासियत थी। हर एक ड्रम अपने अंदर एक मिनी माहौलियाती निज़ाम रखता है। हर एक ड्रम में एक पेड़ होता है। जड़ें ड्रम की बुनियाद तक जाती हैं, झाड़ियां वस सतह पर आती हैं और आखिर में छोटी झाड़ियां और पौधे सबसे ऊपर होते हैं। ये पेड़ 15 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ते और इन ड्रम्स में अलग अलग किस्म के तकरीबन 1700 पौधे हैं। गुज़िश्ता बरसों में नटराज की लगातार कोशिशों ने पौधों की 300 किस्मों में इजाफा किया है, जिसमें 72 किस्म के 100 पेड़, बेलें, फल और सब्जियां शामिल हैं। छत में घने हरे रंग का कवर है जिसमें मोरिंगा, बांस, सहजन, इमली और जंगली अंजीर समेत मुख्तलिफ दरख्त हैं। ये नज़ारा बीमार आंखों के लिए एक खूबसूरत नज़ारा है क्योंकि बगीचे में 50 किस्म की तितलियां, परिंदों की तकरीबन 1 दर्जन किस्में, सैकड़ों कीड़े, गिलहरी और चमगादड़ शामिल हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि नटराज को गर्मियों के दौरान किसी कूलर या पंखे की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पड़ोसी भी इस हरियाली का फायदा उठाते हैं और उनकी सताइश करते हैं। ऐसे जाती और पब्लिक शहरी मिनी फॉरेस्ट तेजी से खत्म हो रही हरियाली को दोबारा आबाद कर सकते हैं। जरूरत है तो बस अज़्म मुसम्मम और अपने घर के आसपास कम से कम एक पौधा लगाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की हम सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सहारा ने पहली सुर्खी लगाई है, अज़ान की आवाज़ सुनते ही रोक दी उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ने तकरीर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी हुकूमत में नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने अज़ान के वक्त पर अपनी तकरीर रोक दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको लेकर उनकी जो है खूब जो है लोग पजीराई भी कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरी अहम खबर हम आपको दिखा देते हैं। सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, इंसानी हुकूक़ की नसीहत पर हिंदुस्तान ने दिखाया अमेरिका को आईना।
अमेरिका में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर हिंदुस्तान को भी है तशवीश, हम भी राय कायम कर सकते हैं, ये कहना है वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की एक और अंदरूनी सफ़े की सुर्खी है, हम आपको सुर्खी बताते हैं। आंध्र प्रदेश केमिकल फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का मामला सामने आया है, जिसमें 6 मजदूर हलाक हो गए हैं। महलूकिन में बिहार के 4 मजदूर शामिल, 4 की हालत नाजुक भी है और हुकूमत की जानिब से 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, जो आज बेशतर अखबारात ने लगाई है, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में एक मरतबा फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पॉजिटिविटी शरह भी बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में 48% इजाफा है। गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद में भी कोरोना वायरस के मामलों में तेज़ी आई है और साथ ही कई स्कूलों के तलबा और असातिज़ा मुतासिर हुए हैं। दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल में एक भी कोरोना केस अगर मिलता है तो स्कूल को बंद कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। इनकलाब के आलमी सफ़े की सुर्खी की अगर बात करें तो आलमी सफ़े पे एक सुर्खी लगाई गई है, जनूबी अफ्रीका में बारिश और सैलाब से तबाही का जो मंजर है उसको अखबार ने लिखा है। अखबार ने लिखा है कि हज़ारों की तादाद में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हैं, हज़ारों बेघर हुए हैं। सदर सैरी रामाफोसा ने मुतासरा इलाके का दौरा करके मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। एक और अखबार हम आपको दिखा देते हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, पहले सफ़े की सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया। तमाम वज़राए आज़म की ज़िंदगी और उनकी खिदमात को मुनाकिस करने की इसे म्यूज़ियम में कोशिश की गई है। एक और ख़बर सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, हिंदुस्तान और फ्रांस ने दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान और फ्रांस ने दिफाई शोबे में ताउन के दायरेकार फ़ौजी तबादलों को मज़ीद वसी करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। एक बयान के मुताबिक वज़ारत दिफा ने कहा है कि पेरिस में 20वें हिंद फ्रांस जॉइंट स्टाफ मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें ये मुज़ाकरात तय पाए हैं। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और बुलेटिन में हम इस वक्त वक्त हो चला है मौसम के मिजाज को जानने का, तो आइए देख लेते हैं एक नज़र मौसम क्या कहता है, मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, इसके साथ ही बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।